हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 के लिए सेट किए गए मॉडल प्रश्न पत्र में से क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेट 4। तो फर्स्ट 3 सेट्स हमने हल कर लिया है, इसलिए आपको पता है कि क्या क्या आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। बच्चों, पिछले न्यूज़ के अनुसार आपकी परीक्षाएं 10th क्लास का शुरू होने वाला था 7 दिसंबर से और 12 का शुरू होने वाला था 9 दिसंबर से, लेकिन अब तक कोई न्यूज़ नहीं आया है। लेकिन आपको इसे नेगेटिवली नहीं लेना है, पॉजिटिवली लीजिए और आप तैयार रहिए। कभी भी आपके एग्ज़ाम का प्रोग्राम आ सकता है, हमें इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, पहला सवाल है द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध जल की मोलरता है 100 m, 55.55 m, 50 m, 18 m। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर ये बराबर होता है 1 kg पर लीटर। ठीक है, तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर ये बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी तो है 1 kg पर लीटर, तो ये हो जाएगा 1 kg पर लीटर। फिर वॉल्यूम तो है 1 लीटर, तो ये हो जाएगा 1 kg पर लीटर और लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 kg बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा, मास हो गया 1000 ग्राम बटे वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम 18 से भाग देंगे तो आएगा 55.56। अब मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर। तो मोलारिटी बराबर हो जाएगा 55.56 बाय 1 लीटर, तो ये हो जाएगा 55.56। ठीक है, अब ऑप्शंस पर आते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ये होगा ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है द colligative properties of a solution depends on nature of solution, nature of solvent, number of solute particles, number of moles of solvent. ओके, तो colligative properties of a solution depends on number of solute particles, चाहे वो relative lowering of vapor pressure हो या elevation in boiling point हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, सभी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ। तो पॉजिटिव डिविएशन का मतलब है कि जो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, P एक्चुअल होगा ये ग्रेटर देन जो पार्शियल प्रेशर होगा हम राल्ट्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए जो निकालेंगे उससे P एक्चुअल अधिक होगा, मतलब पॉजिटिव डिविएशन होगा। ओके, अब इनमें से किसका पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ होगा? ओके, बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो इसमें पॉजिटिव डिविएशन होगा बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 31 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल is mixed with 500 gram of water. The freezing point of the solution is, तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है 2 केल्विन kg पर मोल। ओके, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं डेल्टा TF बराबर होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। तो मोलालिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, मोलालिटी बराबर क्या होगा? तो KF तो है 2, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय मोलर मास। तो ये होगा 31 बाय C2H6O2, इसका मोलर मास हो जाएगा 62 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 500। ओके, तो 500 दूना 1000, 31 दूना 62, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे पास डेल्टा TF इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 केल्विन। ओके, अब डेल्टा TF बराबर होता है ओके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ सॉल्वेंट है वाटर, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 माइनस TS, ई तो है हमारे पास 2 केल्विन, तो इसीलिए TS बराबर हो जाएगा 273 माइनस 2, तो हो जाएगा 271, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, चलो अब अगला सवाल में आते हैं। ओके, अगला सवाल है, टेट्रागोनल सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशंस, मतलब एज लेंथ और जो एंगल बिटवीन द एजेस होता है वो क्या क्या होता है टेट्रागोनल सिस्टम में। तो इसमें होता है ए इक्वल टू बी होता है, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3 प्लस Z इक्वल टू 26। अब जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 26 है। तो पहले Fe का निकालिए। Fe का हो जाएगा AR 3D, यहाँ पहले S में 2 लगा लीजिए, 18 और 2 20, 20 6 26, एटॉमिक नंबर 26 है। तो Fe3 प्लस का हो जाएगा AR 3D, यहाँ से 2 हटेगा, फिर यहाँ से 1, तो 3D 5। ओके, 3D 5। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। ओके, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? आयनिक क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, कोवैलेंट क्रिस्टल्स, मेटालिक क्रिस्टल्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है कोवैलेंट क्रिस्टल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कोवैलेंट क्रिस्टल का सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8। लीचिंग इज ए प्रोसेस फॉर रिडक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, रिफाइनिंग, ऑक्सीडेशन। तो ये जो लीचिंग का प्रोसेस होता है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए होता है, और ये बॉक्साइट का लीचिंग होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो ये बॉक्साइट के कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच one of the following is an oxide ore? मालाकाइट, कॉपर ग्लांस, हेमाटाइट, जिंक ब्लेंड। तो आपको प्रत्येक का फॉर्मूला जानना होगा। मालाकाइट ये होता है CuCO3 CuOH 2 टाइम्स, ये पहले भी बता चुका हूँ। कॉपर ग्लांस होता है Cu2S। हेमाटाइट होता है Fe2O3। जिंक ब्लेंड होता है जिंक सल्फाइड। तो फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा कि कौन ऑक्साइड और है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमाटाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस से तो बनाते हैं नाइट्रिक एसिड, सोलवेस प्रोसेस से बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट, हैबर्स प्रोसेस से बनाते हैं अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर सी ना, N2 + H2 तो बनता है NH3।
ओके, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रुप 16 तो इस बार आपका एग्जाम में आएगा नहीं, ग्रुप 15 से केवल आएगा। ठीक है, तो अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। ओके, अगला नंबर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज ए डाई बेसिक एसिड। ओके, तो ये इनमें से प्रत्येक का आपको स्ट्रक्चर जानना होगा। ठीक है, अगर हम फॉस्फोरस एसिड की बात करें तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में, ठीक है, फॉस्फोरस का 5 बॉन्ड, जिसमें से एक बॉन्ड तो डबल बॉन्ड होता है। ओके, 5 बॉन्ड करना है। ओ एच, 1 2 3 बॉन्ड हो गया, 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो ऐसे होगा। तो डाई बेसिक, बेसिसिटी मतलब कितना H+ ये डोनेट कर सकता है, तो ये तो दो H+ डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास 2 OH ग्रुप हैं, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। अगर हम H3PO2 करते तो H3PO2 का स्ट्रक्चर हो जाता है ना, P डबल बॉन्ड O, फिर OH, फिर इधर एक H, यहाँ एक H, तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गया। तो इसमें तो एक ही OH ग्रुप है, ये तो मोनो बेसिक एसिड होगा। ओके, ऐसा ही अगर हम HPO3 करते, ठीक है, HPO3, तो P का डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही। ओके, एक हाइड्रोजन, उसके बाद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ओके, HPO3, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाता। फिर वैसा ही अगर हम H3PO4 का करते तो P डबल बॉन्ड O, फिर इधर एक OH, यहाँ एक OH, तो 3 ऑक्सीजन हो गया, तो इधर और एक OH, ये तो ट्राई बेसिक है। ओके, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा, आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा, इसलिए अंदाजी टिक नहीं मारना है या अंदाजी नहीं रंगना है। ओके, अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस। ओके, तो यहाँ पर सभी ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं, तो ग्रुप 15 में किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी घटेगा, मतलब उसका बेसिसिटी घटेगा। तो यहाँ पर NH3 ये तो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 15 फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का, तो इसका एटॉमिक साइज छोटा होगा। एटॉमिक साइज छोटा होगा मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी अधिक होगा, जिसके कारण इसका बेसिसिटी अधिक होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है NH3। ओके, अब द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन PCl5। तो यहाँ पर इसको टैकल करने का एक उपाय तो ये है कि आप देखिए कि फास्फोरस का कितना सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, तो इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अब इसको हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के टर्म भी बना सकते हैं। तो यहाँ फास्फोरस का 1 2 3 4 5 बॉन्ड है। अब 5 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमको 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तब गिनती कीजिए, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में S1 है, P3 है, 3 और 1 4, 4 और 1 5,
तो हमारा करेक्ट आंसर होगा sp3d। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते तो एक s है, p 3 है, 3 और 1 4, 4 d 2 है, 4 और 2 6, लेकिन यहाँ तो 5 ही सिग्मा बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर सी अगर हम जाते तो s 1 हो गया, p 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7 हो जाता। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो s 1 है, p 3 है, 3 और 1 4 होता। यहाँ हमको चाहिए चूँकि 5 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होना पड़ेगा sp3d। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट accomplished by फिंकेलस्टेन रिएक्शन। फिंकेलस्टेन रिएक्शन से तो अल्काइल आयोडाइड बनाया जाता है ना, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड से बनाते हैं अल्काइल आयोडाइड। ओके, वुर्ज रिएक्शन से तो सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। सैंडमेयर रिएक्शन से ब्रोमो अल्केन बनता है। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड बनाने का ये मेथड है, जिसमें क्या करते हैं अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल फ्लोराइड को इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जैसे मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ हीट किया जाता है, तब बनता है अल्काइल फ्लोराइड, है ना। जैसे अगर आप लेते CH3Cl प्लस Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड, इसके साथ हीट करते तो बन जाता CH3F प्लस Hg2Cl2। ओके, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। ओके, सो द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट accomplished बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको पहचान करना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड है, इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाता है। ये रिएक्शन एक्चुअली ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है, ये दिया हुआ नहीं है। तो ये तो हमारा है सिमेट्रिकल अल्केन बन रहा है। यहाँ 2 कार्बन था इथाइल क्लोराइड में, 4 कार्बन वाला अल्केन बन रहा है। इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है ये है वुर्ज रिएक्शन। ओके, वुर्ज रिएक्शन। टेक क्वेश्चन नंबर 16। The best method used for preparation of alkyl chloride from alcohol is by treating the alcohol with, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, थायोनाइल क्लोराइड with in the presence of pyridine। ओके, जैसे अगर आप लेते CH3 CH2OH प्लस SOCl2, ओके, pyridine की उपस्थिति में इसको रिफ्लक्स करते तो बनता CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो यहाँ जो SO2 और HCl बनता है ये गैसियस स्टेट में होता है, तो ये आराम से, है ना, हट जाता है, जो प्रोडक्ट का मिक्सचर होता है वहाँ से। इसलिए जो क्लोरो अल्केन बनता है, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड बनता है, उसको प्यूरिफाई करने में दिक्कत नहीं होती है, और इसीलिए इट इज़ द बेस्ट मेथड। ओके, ठीक है, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है
The density of chromium is 7.2 gram per cubic centimeter. If the edge length of the cubic cell is 289 picometer, what is the type of unit cell? तो टाइप ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हमको पहले निकालना होगा Z, ठीक है, Z निकालना होगा। ओके, आपको पता है डेंसिटी बराबर होता है Zm बाय ए क्यूब इंटू अवोगाड्रो नंबर, जहाँ Z होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, M होता है मास, ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एन ए होता है अवोगाड्रोस नंबर। तो अगर Z इक्वल टू 1 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। 2 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो BCC है। 4 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि FCC है। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी तो दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, एज लेंथ दिया हुआ है 289 पिकोमीटर में, ठीक है। ए इक्वल टू दिया हुआ है 289 पिकोमीटर। पिको मतलब होता है 10 टू द पावर -12, तो ये होगा -12 मीटर। इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना होगा क्योंकि जो डेंसिटी दिया हुआ है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 289 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए क्यूब बराबर कितना होगा। तो ए क्यूब बराबर होगा 289 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर का क्यूब। ओके, तो 289 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 4 1 3 7 5 6 9 इंटू 10 टू द पावर -10 का क्यूब हो जाएगा 10 टू द पावर -30। तो ये बराबर होगा, इतनी बड़ी संख्या को कैसे है ना कैलकुलेट कीजिएगा, इसलिए इसको ना अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम डेसिमल को यहाँ लगाएंगे। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं 2.4 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा -23 इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हम इसको फॉर्मूला में लगा देंगे। तो हमने देखा था डेंसिटी इक्वल टू Zm बाय ए क्यूब इंटू अवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ से आ जाएगा Z बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू अवोगाड्रो नंबर बाय M। ओके, तो ये हो जाएगा, ये तो है 7.2 इंटू ए क्यूब हमने निकाला था 2.4 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू अवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय M दिया हुआ है 52। तो ये 10 टू द पावर +23 और -23, ठीक है, कैंसल हो जाएगा। ये कैंसल हो गया, ये कैंसल हो जाएगा। ओके, तो ये बराबर बचेगा, हम 7.2 इंटू 2.4 इंटू 6.022 करेंगे तो ये आ जाएगा 104.06016। इसको आपको लिटरली गुना करना होगा, दिस डिवाइडेड बाय 52। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 104/52।
52, 52 दूना 104। तो क्योंकि Z इक्वल टू 2 आ गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 2 होता है BCC का, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। ओके, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पारामैग्नेटिक। आपको पता है पारामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो O2 है, तो यहाँ 4 नेगेटिव चार्ज, और टाइटेनियम में 4 पॉजिटिव चार्ज। ओके, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d2 4s2, तो टाइटेनियम 4+, ये हो जाएगा Ar हो गया। मतलब यहाँ तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं, जोड़ा जोड़ा है, मतलब ई पारामैग्नेटिक नहीं है, डायामैग्नेटिक है। ओके, अगर हम NaCl की बात करें तो Na में प्लस चार्ज और Cl में माइनस चार्ज होता है। Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो उसमें भी सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते हैं, और Cl माइनस में भी सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते हैं, जोड़ा जोड़ा होते हैं। ओके, अब N2 की बात करें तो N2 का में है ना होता है P3, तो एक नाइट्रोजन में P3 तो 2 नाइट्रोजन में P6 हो जाएगा, है ना। P सब शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं। अगर हम CO की बात करें तो ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज, कॉपर में हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d10 4s1। ओके, एटॉमिक नंबर 29। तो कॉपर 2+, ये हो जाएगा Ar3d9, और ये जो होगा, ठीक है, सबसे पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा सब ऑर्बिटल में। ओके, 5 हो गया, 6 7 8 9, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही पारामैग्नेटिक होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, फ्रेंकेल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट बोथ आर फाउंड इन। ओके, तो ये जो फ्रेंकेल और स्कॉटकी डिफेक्ट होता है दोनों पाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड में। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड में। ठीक, अब आते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन है। सॉल्ट ब्रिज बिकॉज ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NO3 माइनस, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज लेस देन दैट ऑफ NO3 माइनस, ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज इक्वल टू दैट ऑफ NO3 माइनस। तो KNO3 इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का केटायन और एनायन का स्पीड या वेलोसिटी सेम होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। K प्लस आयन का वेग NO3 माइनस आयन के बराबर होता है। ओके, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन ए सेल द EMF मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, नन ऑफ द अबव।
तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर ए रिडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन ए सेल। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एट द एनोड एंड रिडक्शन एट द कैथोड। ऐसा होने के लिए EMF must be always positive, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22 says a galvanic cell is constructed with Zn2 plus into Zn. Standard E is equal to minus 0.76 volt and Fe2 plus into Fe. Standard electrode potential is minus 0.41 volt. The EMF of the cell is, तो EMF of the cell equal to होता है E cathode minus E anode. This is equal to, okay, standard E cathode minus E anode, और ये हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो यहाँ जिसका मान ज़्यादा होता है उसको लेते हैं कैथोड। तो ये हो जाएगा माइनस 0.41 और माइनस 0.76 में माइनस 0.41 बड़ा है, तो दिस माइनस 0.76 वोल्ट, तो ये हो जाएगा माइनस 0.41 प्लस 0.76 वोल्ट। ओके, ये माइनस है प्लस है, तो ये हो जाएगा ओके, ठीक है। तो अब इसको 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3। ओके, फिर 7 में से 4 घटाए, ओके 6 में से 1 घटाएंगे बचेगा 5, 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा 3, तो 0.35, ओके प्लस 0.35 आ रहा है। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब कंसिडर द रिएक्शन फिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3, तब A बनता है प्लस 3H2O। तो A क्या है? ओके, A क्या है? तो हम पूरा इक्वेशन लिखेंगे। ओके, ये है आपका फिनॉल, इसको रिएक्शन कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 से। ओके, तो चूंकि OH ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए जो प्रोडक्ट होगा उसमें जितना भी ऑर्थो और पारा पोजीशन है सभी ऑक्यूपाइड होगा। तो ऑर्थो पोजीशन में एक NO2, फिर इधर पारा पोजीशन में एक NO2, फिर ऑर्थो पोजीशन में एक NO2 प्लस 3H2O। ओके, तो बन गया ना 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। तो करेक्ट आंसर है 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। लुकास रिएजेंट इज anhydrous ZnCl2 and concentrate HCl, anhydrous ZnCl2 and concentrate HNO3, anhydrous aqueous ZnCl2 and H2SO4, anhydrous ZnCl2 and dilute H2SO4। ओके, लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अलीफाटिक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो ये जो लुकास रिएजेंट होता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेट HCl। तो अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है क्लोरोअल्केन अकम्पनीड बाय द अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी और ऑयली लेयर। ओके, ठीक है। तो लुकास रिएजेंट होता है अनहाइड्रस ZnCl2 एंड
कॉन्सेंट्रेट HCl। ओके, अब अगला है आईपैक नेम से है सवाल। आईपैक नेम से जो सवाल है वो है द आईपैक नेम ऑफ CH3CH2O CH3 2 times इज। ओके, तो यहाँ पर एक ईथर का ईथर का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, तो इसका हम क्या करेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं। CH3 CH2O CH3 CH3। ओके, अब इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। ओके, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। 2 इथॉक्सी प्रोपेन, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या, अल्कोक्सी अल्केन, ईथर को नाम लिखते हैं आईपैक नेम अल्कोक्सी अल्केन। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर कार्बन में इथॉक्सी ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, सोडियम इथॉक्साइड। ओके, सोडियम इथॉक्साइड प्लस इथाइल आयोडाइड, तब बनता है डाई इथाइल ईथर। सिंपल रिएक्शन है ये, तो है क्या है, विलियमसन सिंथेसिस है, which is the best method of preparation of ether, because we can prepare from Williamson, using Williamson synthesis we can prepare symmetrical and unsymmetrical ethers. Okay, question number 27, which of the following does not react with sodium metal? Dimethyl ether, ethanol, ओके, एसिटिक एसिड, फिनॉल। तो जो कंपाउंड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है वो है ईथर, तो डाईमिथाइल ईथर। ओके, अगला सवाल है, अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस लोएस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय। ओके, लोएस्ट वेपर प्रेशर कौन एग्जर्ट करता है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ओके, ये है डाई इथाइल ईथर, फिर बी नंबर है इथाइल अल्कोहल, फिर है वाटर, फिर है मरकरी। ओके, तो मरकरी का वेपर प्रेशर लोएस्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 29, ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर flows through a metallic wire for 3 hours, then how many electrons would flow through the wire? ओके, तो ये आपका यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आ गया है सवाल। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। Q इक्वल टू होता है I इंटू टी होता है, तो करंट हमारे पास है 1.5 एम्पियर। अब टाइम हमारे पास है 3 आवर्स, तो इसको हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, तो 3 इंटू 60 इंटू 60, तो ये आ जाता है 16,200 कूलम, इतना चार्ज हो गया। अब फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू होता है NE, हमको निकालना है N, तो N इक्वल टू Q बाई E, तो Q तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 16,200, और E आपको पता है E होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके,
ठीक है, तो ये बराबर होगा, ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे करते हैं, दशमलव हटा लेते हैं, 16,200 बाय 16 इंटू 10 इंटू, इसको ऊपर ले जाते हैं, 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, 162 बाय 16 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 19। ओके, तो ये हो जाएगा, ओके, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, तो हो जाएगा 81/8 इंटू 10 टू द पावर, ये है पावर 3, ये है पावर 19, तो 10 टू द पावर 22 आ गया। अब 81 को 8 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.1, ओके, 10.1 इंटू 10 टू द पावर 23, ओके, 23 नहीं 22, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो ये बराबर हो जाएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट, नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड is based on variation of electrode potential with, ओके, तो सबसे पहले हम नर्न्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। ओके, फॉर a general reaction M having n plus charges, we need n number of electrons to reduce it. Okay, so we can get, okay, solid metal. For this, Nernst equation will be E equal to standard E minus 2.303 into RT by NF into logarithm of 1 by molar concentration of metal ion, ओके, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। तो यहीं पर आंसर छिपा हुआ है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन पर डिपेंड कर रहा है, बोथ ए एंड बी, डेंसिटी ऑफ द मेटल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर ओनली, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन डिपेंड करता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड नहीं करता है। ओके, चलिए अब आते हैं अगला सवाल। फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट इज, ओके, फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट होता है CuFeS2, ऑप्शन नंबर बी, CuFe, ओके, ठीक से नहीं लिखा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CuFeS2 कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला। ओके, अब आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, तो डायामैग्नेटिक वही होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होंगे। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार का बहुत सवाल हम लोग हल कर लिए हैं, तो मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, ओके, करेक्ट आंसर पर।
अगर हम जिंक की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AR3D10 4s2। ओके, तो Zn2+ का हो जाएगा AR3D10। तो इसमें तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, जोड़ा जोड़ा है ना। डी सब शेल में सब शेल का 5 ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बशर्ते कि उनका स्पिन इक्वल और ऑपोजिट हो। तो यहाँ तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, इसलिए डायमैग्नेटिक होगा Zn2+। अब बाकी का भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं 33। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू absorption of some wavelength. This results in DD transition, PP transition, SS transition, DF transition. Okay, तो the color is due to DD transition, ठीक है, DD transition। तो ये DD ट्रांजिशन होता क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया आ रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ओके, तो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, ओके, इनको जब एनर्जी देते हैं तो इनका एक्साइटेशन होता है, फिर ये 2 सेट में टूट जाते हैं। अगर हम इसको ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में इसका स्प्लिटिंग होगा तो ऐसा होगा, नीचे 3 ऊपर 2, ठीक है। ये है DXY DYZ, फिर ये होगा DXZ, फिर इधर वाला होगा DX² - Y² और DZ²। ये हैं डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स के नाम। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन विद इन डी ऑर्बिटल्स होता है, इसको बोलते हैं EG सेट, और इसको बोलते हैं T2G सेट, T2G सेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से T2G से EG में होता है, और चूंकि इसका एनर्जी ज़्यादा है इसलिए यहीं पर नहीं रह सकता है, ये वापस आता है यहाँ T2G सेट में, और वापस आते समय एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएशन के रूप में त्याग करता है, और यही रेडिएशन हमको कलर के रूप में दिखाई देता है। ओके, तो 100 बातों की एक बात यही है कि कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ओके, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, चाहे वो ब्रोमिनेशन हो क्लोरीनेशन हो, तो वो हमेशा होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं लास्ट सवाल। द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 gives predominantly a mixture of ortho and para chlorotoluene, benzyl chloride, metachlorotoluene, benzyl chloride, benzoyl chloride। ओके, तो हमको क्या करना है, ये टोल्यूइन का हमको करना है क्लोरीनेशन, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कैरियर का FeCl3, क्या FeCl3। तो आप जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए E क्या करेगा, एक क्लोरीन को ऑर्थो पोजीशन में भेजेगा और दूसरा क्लोरीन को पारा पोजीशन में भेजेगा, और इसीलिए
2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, ऑर्थोक्लोरो एंड पाराक्लोरोटोल्यूइन। ओके, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पाराक्लोरोटोल्यूइन। ओके, ठीक है बच्चों, ये सेट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिला। अगर आपको इससे हेल्प मिला तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, ऐसा ही अब लास्ट सेट भी मैं आपके लिए लाऊंगा। इच्छा तो होती है कि मैं आपके लिए सभी सेट जल्दी जल्दी लाऊं, लेकिन क्या करें, आजकल ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं थोड़ी देर बाद ये सेट 4 आपके लिए ला रहा हूँ। हाँ, लेकिन सेट 5 आपके लिए बहुत जल्द लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए सबों को बाय, और आगामी परीक्षाओं के लिए सबों को बेस्ट ऑफ लक। मे गॉड ब्लेस यू। बाय।